Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी ज्यूरिस्प्रूडेंस की टॉपिक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इसमें मैं बताऊंगी कि कॉर्पोरेट कितने टाइप की होती है, उनकी क्या एडवांटेजेस होते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज होती है। तो ये जो है लीगल पर्सनालिटी का ही एक सब टॉपिक है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी किसे कहते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है। आपको ये ध्यान रखना है, जिसे लॉ ने क्रिएट किया है। ये कभी भी नेचुरल पर्सन नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ ने ये कैपेसिटी दी है कि आपके कुछ राइट हो सकते हैं, आपकी कुछ ड्यूटी हो सकती है। अपने उन राइट को एक्सरसाइज करते हुए आप कोई प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हो। अगर आपको कोई रॉन्ग करता है तो आप उसको स्यू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आर्टिफिशियल पर्सन एक क्रिएट कर दिया जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जैसे कंपनी। आपने देखा होगा जब आप बिजनेस चलाते हैं तो कोई प्रोप्राइटरशिप में चलाता है, कोई पार्टनरशिप में चलाता है, कोई जो है कंपनी में चलाता है। तो जब आप कंपनी बनाते हैं तो जब आपको लगता है कि आप थोड़े से लोगों से काम नहीं चल सकते, आपको फाइनेंस भी बहुत चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जिससे आपके ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, तो आप एक कंपनी बनाते हो। अब ये जो कंपनी होती है इसका एक अपना सेपरेट लीगल जो है एग्जिस्टेंस होता है अपने मेंबर से अलग। तो ये जो मेंबर से अलग इसे माना जाता है, यही इसकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कही जाती है और इसी को हम कहते हैं कि ये जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक में जो लोगों ने इसको बनाया है वो या तो इसके प्रमोटर कहलाते हैं या उन्होंने इसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो कंपनी की प्रॉपर्टी अपनी बिल्कुल अलग होती है और इसके शेयर होल्डर की प्रॉपर्टियां बिल्कुल अलग होती है। हम दोनों को जो है मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है हम कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन बना सकते हैं जिसे कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मिल जाती है। ये लॉ ही इसे क्रिएट कर सकता है और लॉ ही इसको जो है ख़त्म कर सकता है। मैंने आपको कंपनी का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनको लॉ एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन मानता है। जैसे आपके बैंक हो गए, रेलवे हो गए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेज हो गई, चर्च हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। और आप देखिए जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो आपकी स्टेट हैं, वो भी आपके जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। आपने कितने सारे केसेस में देखा होगा डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या डैश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो आपने देखा बिहार, स्टेट ऑफ बिहार या फिर यूनियन टेरिटरी के वर्सेस केस चला जाता है। इट मीन्स ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर इनके राइट को कोई वॉयलेट करता है तो ये अपीलेंट भी हो सकती है और ये रेस्पोंडेंट भी हो सकती है। तो इससे पता चलता है जो यूनियन टेरिटरी हैं और जो स्टेट हैं वो भी लॉ की नज़रों में जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तब आपको मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, लॉ ही उसे ख़त्म कर सकता है। और उस आर्टिफिशियल पर्सन को जो बनाने वाले लोग हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन की उनसे एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग होती है। ये आपका जो इसमें एक फेमस भी केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन। एक्चुअली सोलोमन क्या था, एक शू मैन्युफैक्चरर था। उसने जो है एक कंपनी बनाई सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी। उसमें वो, उसकी वाइफ, उसकी एक डॉटर और 4 सन उसके शेयर होल्डर बन गए। अब उसने जो था सबके पास एक एक शेयर थे और वो 38 समथिंग में जो है उस डॉलर में उसने वो कंपनी बनाई। उसको जो है उसका कंसिडरेशन मिला कंपनी के लिए जो उसने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र किया था। अब उसका जो है $20,000 का उसने लोन भी दिया और उस लोन का जो है कंपनी की एसेट पे चार्ज था। थोड़े दिनों बाद वो कंपनी क्या हो गई, वाइंड अप हो गई। अब उस वाइंड अप होने के टाइम पे 17,000 का अनसिक्योर्ड डॉलर का लोन भी था। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कहा कि ये कंपनी तो सोलोमन ने बनाई है, एमडी भी सोलोमन है, इसके सारे फैमिली मेंबर भी जो है इसी के फैमिली मेंबर, इसी के शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब कंपनी और सोलोमन में कोई भी डिफरेंट नहीं है।
तो जो एसेट्स हैं उन्हें सबसे पहले हमारा भुगतान करना चाहिए, ना कि सोलोमन के लोन को। लेकिन कंपनी ने जो कोर्ट था, जब ये केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो है सोलोमन एंड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी दी है, इसलिए ये अपने शेयर होल्डर से अलग है। तो सोलोमन अलग है और सोलोमन एंड कंपनी बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले जो है वाइंडिंग अप होने पे सिक्योर्ड क्रेडिटर का लोन जाता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड का जाता है। तो जो सोलोमन का लोन था वो सिक्योर्ड था, कंपनी की एसेट पे उसका चार्ज था, तो पहले हम सोलोमन को ही देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी दोनों एक ही चीज है। तो इस केस से पता चलता है, ये बहुत लीडिंग केस था, कि सोलोमन एंड कंपनी एक बिल्कुल आर्टिफिशियल पर्सन है जो इसके बनाने वाले सोलोमन से बिल्कुल अलग हो गई थी। तब आपको क्लियर हो गया होगा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के लिए जो है हम 3 कंडीशन को प्री सपोज करते हैं। हम मानते हैं कि 3 कंडीशन इसमें होनी चाहिए। सबसे पहला, तो कोई भी ग्रुप ऑफ बॉडी जो ह्यूमन बीइंग की होती है वो किसी पर्पस को मीट आउट करने के लिए आपस में एसोसिएट होती हैं। दूसरा, अब उसके कॉर्पोरेट फंक्शन को चलाने के लिए, अब उस एसोसिएशन के कोई लिम्ब तो होते नहीं, ब्रेन तो होती नहीं, बॉडी नहीं होती, तो उसको चलाने के लिए एक ऑर्गन होना चाहिए। जैसे कंपनी को डायरेक्टर चलाते हैं, ठीक है, कंपनी का एक अलग एग्जिस्टेंस हो जाता है, फिर उसको चलाने के लिए डायरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, जो कॉर्पोरेशन है इज एट्रीब्यूटेड विल बाय लीगल फिक्शन। अब जो लॉ होता है वही इसको जो है बनाता है और वही इसे खत्म करता है। तो हम ये 3 चीजें जो है प्री सपोज करके चलते हैं। अब हम बताएंगे कि टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन क्या होता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन होती है वो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का, जिसे कि हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। तो टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन 2 तरह की होती है, एक होता है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट और दूसरा होता है आपका कॉर्पोरेशन सोल। देखिए, एग्रीगेट का मतलब है जब काफी सारे लोग आपस में मिलकर किसी पर्पस को पूरा करने के लिए कोई कॉर्पोरेशन बनाते हैं तो उसे कॉर्पोरेशन एग्रीगेट कहते हैं। इसे पार्लियामेंट भी बना सकती है, इसे कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट भी बना सकता है, और कंपनी एक्ट में भी हम इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, जब काफ़ी लोग मिलकर जो है एक एसोसिएशन को बनाते हैं किसी पर्पस के लिए, तो उसे कॉर्पोरेशन एग्रीगेट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है पब्लिक कंपनी है। देखिए, जब आप बिजनेस को चलाते हैं तो आपको कभी कभी बहुत कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप क्या होते हैं, पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मिनिमम आप 7 नंबर लेते हो और मैक्सिमम कितने मर्जी भी ले सकते हो। तो अब ये जब पब्लिक लिमिटेड बनती है तो जो लोग इसे बनाते हैं, जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, उनका अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है और पब्लिक लिमिटेड का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपनी अलग की एसेट्स कर सकती हैं और उसकी एसेट्स जो है शेयर होल्डर की एसेट्स से बिल्कुल अलग होती है। कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो सकती है, जबकि इसके शेयर होल्डर काफ़ी रिच और वेल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है। उसी तरह से कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो सकती है, लेकिन कंपनी जो है बिल्कुल वेल्दी पोजीशन में हो सकती है, उसको फाइनेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो ये था इसका एग्जाम्पल कॉर्पोरेट एग्रीगेट का। उसी तरह से एक होता है आपका कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है। हमने वर्ड क्या यूज किया है यहाँ पे, सोल। तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है जिसे हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, और लॉ उस सिंगल पर्सन को क्या करता है, लीगल पर्सन मानता है। एक्चुअली ये उस केस में होता है जब कोई पर्सन जो है पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है। तो अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है और उस पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उसे पूरा करने के लिए हम उस पोजीशन को जो है वो मतलब एक लीगल कैपेसिटी दे देते हैं, हम उसे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी दे देते हैं, और हम उसकी कुछ और राइट और ड्यूटीज भी उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो माना जाता है कॉर्पोरेशन सोल। तो इसमें क्या होता है, सक्सेसिव वो होते हैं इसमें पर्सन। जैसे कि अगर आपने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया और आपको जो है लॉ ने रिकॉग्नाइज किया एज ए अलग से आर्टिफिशियल पर्सन,
तो वो बंदा जो है उस कॉर्पोरेशन सोल की पोजीशन पे अपनी अलग से प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। वो नेचुरल कैपेसिटी में नहीं, उस पब्लिक ऑफिस के हेड की फॉर्म में वो अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, और अगर कोई इस प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाता है तो वो उस पर एक्शन भी ले सकता है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि पब्लिक ट्रस्टी हो गए, आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। तो इस केस में अगर जो कॉर्पोरेशन सोल है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसका मतलब उसकी सिर्फ नेचुरल डेथ हुई है, उसकी जो लीगल पर्सनैलिटी है उसकी डेथ नहीं होती है, वो चलती रहती है। और अगर जो होल्ड कर रहा था उसकी डेथ के बाद अब उसका कोई और सक्सेसर बन जाता है, अब वो लीगल पर्सनैलिटी उसके दूसरे सक्सेसर में चली जाती है। ये इसलिए होती है ताकि ऑफिस का वर्क पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छे से चलता रहे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम जो है इंग्लैंड के किंग का ले सकते हैं। इंग्लैंड का किंग जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, तो वो कुछ राइट और ड्यूटीज बताता है। तो एक तरफ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड की पोजीशन में अपनी राइट और ड्यूटी बताता है, दूसरी तरफ वो कंट्री का एक सिटीजन भी है, तो वो राइट एंड ड्यूटी वो अपने पे भी इम्पोज करता है। तो इसीलिए उस वक्त कहा जाता था द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इससे क्या पता चलता है कि वो किंग की दो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक तो किंग इज डेड कि वो जो है एक नेचुरल पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, तो वो कभी भी डेथ भी हो सकती है एज ए नेचुरल पर्सन। एक कैपेसिटी तो उसकी नेचुरल पर्सन की होगी। दूसरी हो गई लॉन्ग लिव द किंग, कि जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना गया है, जो उसको किंग ऑफ इंग्लैंड माना गया है, वो एक कॉर्पोरेशन सोल है, वो कभी मर नहीं सकता। अगर वो मर जाएगा तो उसका सक्सेसर जो है फिर किंग ऑफ इंग्लैंड बन जाएगा। तो ये था आपका कॉर्पोरेशन सोल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी किसे कहते हैं एंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन कौन कौन से होते हैं। तो दो होते हैं, एक कॉर्पोरेशन एग्रीगेट जिसमें काफी लोग मिले भी होते हैं, एक होता है आपका कॉर्पोरेशन सोल जब एक बंदा जो पब्लिक ऑफिस को संभालता है, जब हम उसको जो लीगल पर्सनैलिटी देते हैं उसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन सोल। अब हम देखेंगे कि कॉर्पोरेशन की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और कॉर्पोरेशन की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। देखिए, इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो जो सोलोमन था वो सोलोमन कंपनी से बिल्कुल अलग था, दोनों की बिल्कुल अलग अलग एग्जिस्टेंस थी। तो इससे पता चलता है कॉर्पोरेशन की हमेशा अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसे इसके मेंबर से जो है मिक्स नहीं कर सकते। अब जो कॉर्पोरेशन होता है उसका एग्जिस्टेंस जो है परपिचुअल होता है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल मीटिंग चल रही है और उसमें सारे मेंबर बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे कोई बम का एक्सप्लोजन होता है जिससे सारे मेंबर की डेथ हो जाती है। तो मेंबर्स की डेथ हुई है, कंपनी की डेथ हुई है। भले ही इसके सारे मेंबर मर जाएं लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन का एग्जिस्टेंस चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी विल रन फॉरएवर। तो इसका परपिचुअल सक्सेशन होता है। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। अब कॉर्पोरेट का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और होल्ड कर सकती है। इसकी प्रॉपर्टी इसके मेंबर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। मेंबर इसकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस है कैन स्यू एंड कैन बी स्यू। देखिए, अगर कॉर्पोरेशन को कोई इंजरी पहुंचाता है तो ये थर्ड पर्सन पे स्यू कर सकती है, या ये किसी थर्ड पर्सन को इंजरी पहुंचाती है तो इस पे भी स्यू किया जा सकता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके कुछ राइट हैं और इसके कुछ ड्यूटीज भी हैं। अब नेक्स्ट है इसका हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, जो कॉर्पोरेशन है इसका एक अलग से अपना एग्जिस्टेंस है, ये जितने मेंबर ले सकती है, जितना मर्जी जो है कैपिटल लगा सकती है, अपना बिजनेस चला सकती है। तो ये जो है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में जो है काफ़ी हेल्प करती है। इसका लास्ट एडवांटेजेस है लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। देखिए, इसका जो कॉर्पोरेशन का होता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग होती है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है और शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी अलग है। शेयर होल्डर ने जितने शेयर लिए हैं, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उतने शेयर तक ही लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में किसी शेयर होल्डर ने 20,000 रुपये के शेयर लिए
और वो कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस वाइंड अप में उस शेयर होल्डर से सिर्फ आप 20,000 तक ही रुपए रिकवर कर सकते हो। अगर उसने 10,000 ऑलरेडी दे चुका है तो सिर्फ आप 10,000 ही रिकवर कर सकते हो, क्योंकि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। तो ये थे कॉर्पोरेशन के एडवांटेज। अब कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सनैलिटी है, हम उसे एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, तो जब इसके राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो इसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। अब मैं बताऊंगी कि कॉर्पोरेशन की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसकी दो तरह की लाइबिलिटी हो सकती है, सिविल लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। शुरू में मैं अब आपको सिविल लाइबिलिटी के बारे में बता रही हूँ। शुरू में बताया गया था कि कॉर्पोरेशन का कोई ब्रेन नहीं होता, इसकी कोई बॉडी नहीं होती, तो इसलिए कोई भी इसकी कोई इंटेंशन खराब ही नहीं हो सकती, इसलिए किसी को कोई भी सिविल लाइबिलिटी इनकर नहीं कर सकता। लेकिन बाद में कहा गया कि कॉर्पोरेशन इज लायबल फॉर इज एजेंट वर्क, फॉर इज सर्वेंट वर्क ड्यू टू विकेरियस लाइबिलिटी। इसका मतलब है अगर इसके एम्प्लॉय, इसके एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसा काम करते हैं जो कि दूसरे को इंजरी पहुंचा रहा है, तो माना जाएगा कि कंपनी ने ही इंजरी पहुंचाई है और कंपनी पे सिविल लाइबिलिटी हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर इसके एम्प्लॉय और इसके एजेंट कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में कोई गलत काम करते हैं तो माना जाएगा ये गलत काम कंपनी ने किया है अंडर द विकेरियस लाइबिलिटी, और जिसकी वजह से इनकी सिविल लाइबिलिटी बनती है। मैंने आपको इसमें 3 केस दिए हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सिविल लाइबिलिटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला केस है एब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। कौन सा केस था? एब्राथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें क्या हुआ, एक पैसेंजर ने जो है, एब्रेट जो था एक डॉक्टर था, सर्जन था, उससे एक झूठा सर्टिफिकेट बनवाया कि रेलवे ने मुझे इंजरी पहुंचाई है। तो झूठे मतलब सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसने कंपनी से जो है डैमेज ले लिया। अब जब कंपनी को पता चला उसने झूठा सर्टिफिकेट बनवाया तो उसने डॉक्टर पे केस कर दिया, लेकिन इसमें प्रूफ नहीं मिले डॉक्टर के अगेंस्ट, इसलिए डॉक्टर एब्रेट को छोड़ दिया गया। फिर डॉक्टर एब्रेट ने दोबारा से जो है रेलवे कंपनी पे केस डाला कि इनकी बैड इंटेंशन थी और उस बैड इंटेंशन से इन्होंने मुझे डिफेम किया है, इसलिए मुझे जो है इनसे डैमेज मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया भाई कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी कोई बैड इंटेंशन तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए जो है आपका केस जो है इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, आपको कोई भी डैमेज नहीं मिल सकती। तो इस केस में माना कोर्ट ने कि कंपनी की कोई सिविल लाइबिलिटी नहीं हो सकती अगेंस्ट मेलाइस या बैड इंटेंशन। लेकिन इस वाले रूल को ओवर रूल कर दिया गया सिटीजन लाइफ एश्योरेंस कंपनी वर्सेस ब्राउन के केस में। तो इस केस में क्या था, कंपनी का जो वो था चलाने वाला, उसने जो है अपने सारे शेयर होल्डर जो मेंबर थे उनको जो है एक लेटर भेजा। उस लेटर में उसने जो था जो उसके एक्स एम्प्लॉय थे उनके बारे में काफ़ी सारा उल्टा सीधा लिखा। अब जो उसके एक्स एम्प्लॉय थे उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया कि उन्होंने जो है हमारे को बहुत ज़्यादा हमारे को उल्टा सीधा लिखा है, तो उसने हमें जो है डिफेम करने की जो है कोशिश की है। तो उन्होंने डिफेमेशन का केस जो है चलाया उस सुप्रिटेंडेंट के आगे जिसने वो लेटर डाले थे। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो काम किया है सुप्रिटेंडेंट ऑफ कंपनी ने, उसने ऑब्वियसली मेलाफाइड इंटेंशन से एक्स एम्प्लॉय को डिफेम किया, तो सुप्रिटेंडेंट का काम माना जाएगा कि कंपनी ने ही मेलाफाइड इंटेंशन से किया है, इसलिए उनकी सिविल लाइबिलिटी बनती। तो आपने देखा पहले केस में सिविल लाइबिलिटी नहीं बनी, हमने माना कि कंपनी का को जो है सिविल लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये वाला केस ओवर रूल कर दिया गया सिटीजन लाइफ एश्योरेंस कंपनी वर्सेस ब्राउन के केस में। अब इसमें एक और बहुत अच्छा केस हुआ पल्टून वर्सेस लंदन एंड SW रेलवे कंपनी, मीन्स पल्टून वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया था सिविल लाइबिलिटी तभी होगी जब एम्प्लॉय और एजेंट जो है अपने एम्प्लॉयमेंट में कंपनी से जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उससे उनके कोर्स में काम कर रहे होंगे। अब इस कोर्स में क्या हुआ, एक स्टेशन मास्टर था,
उसने एक पर्सन था, वो अपने घोड़े को भी ट्रेन में लेकर आ रहा था। अब उसने घोड़े के जो फ्रेट था उसका चार्ज का पेमेंट नहीं किया, तो जो स्टेशन मास्टर था उसने उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट करवा दिया। अब पार्लियामेंट में ये लिखा था कि अगर रेलवे का कोई फेयर कोई पर्सन नहीं देता तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो जो कैरेज लेके आ रहा है अगर वो उसका फेयर नहीं दे सकते तो आप उससे फेयर तो मांग सकते हो, लेकिन इसकी वजह से उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो माना गया कि जो काम कंपनी नहीं कर सकती तो वो काम तो उसका जो स्टेशन मास्टर है, उसका जो एम्प्लॉय है, वो भी करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो इसका मतलब स्टेशन मास्टर ने उस व्यक्ति की इलीगल अरेस्ट कराई थी और उसने जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसे ऑथराइज एक्ट था उसने उस ऑथराइज एक्ट को नहीं किया। तो इस केस में कंपनी की सिविल लाइबिलिटी नहीं होगी, बल्कि स्टेशन मास्टर जो है पर्सनली लाइबल होगा उस व्यक्ति के लिए जिसकी उसने इलीगल अरेस्ट की थी। तो सिविल लाइबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी। मैंने आपको तीनों केस, तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उससे बताया कि कब सिविल लाइबिलिटी नहीं मानी और कब मानी। क्योंकि सिविल लाइबिलिटी विकेरियस रूल के अंडर होती है कि जो एम्प्लॉय, एजेंट और सर्वेंट के काम है हम वो मानते हैं उनके मास्टर और प्रिंसिपल ने किए, इसलिए अपने एम्प्लॉय, एजेंट और मास्टर के काम के लिए मास्टर और प्रिंसिपल लाइबल होते हैं। तो लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉयमेंट से हटके काम किया है या जिस काम को करने के लिए वो ऑथराइज था उससे हटके काम किया है तो फिर वो पर्सनली लाइबल होगा, उसमें कंपनी लाइबल नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया पल्टून वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी। देखिए, कॉर्पोरेशन की जैसे सिविल लाइबिलिटी होती है वैसे ही इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है। अब जो कंपनी होती है उसका हमें पता है कोई ब्रेन और बॉडी तो होती नहीं है, तो हम मानते हैं कि जो लोग कंपनी के अफेयर को जो है चला रहे हैं तो वो लोग जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसमें कंपनी पे भी केस चल सकता है और वो जो पर्सन जिन्होंने ये गलत काम किया उनके अगेंस्ट भी चलते हैं, तो इनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल हो सकती है। तो जो कंपनी के चलाने वाले लोग हैं अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो माना जाएगा ये गलत काम उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे किया है, तो उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी और कंपनी की भी क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था DPP वर्सेस कान एंड सुसेक्स कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो इस केस में क्या हुआ था, कौन सा केस था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। DPP वर्सेस कान एंड सुसेक्स कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड। इस केस में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसका जो मैनेजर था उसने क्या किया, पेट्रोल कूपन लेने के लिए अपनी फॉल्स रिटर्न को जो है सबमिट कर दिया कंपनी की कि जिससे पेट्रोल कूपन मिल जाए। अब ये केस जो है कोर्ट में किया कि उसने धोखाधड़ी करी है कि उसने पेट्रोल कूपन लेने के लिए अपनी गलत रिटर्न, कंपनी की गलत रिटर्न को सबमिट किया है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसके मैनेजर ने फ्रॉड किया है पेट्रोल कूपन के लिए, तो माना जाएगा कि कंपनी ने ही फ्रॉड किया है, इसलिए कंपनी जो है लायबल है इस फ्रॉड वाले ऑफेंस के लिए। क्लियर हो गया। सेम वे एक और बहुत अच्छा केस हुआ था मूरी वर्सेस ब्रेसलर लिमिटेड में। कौन सा केस था ये मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आप नोट कर सकते हैं, मूरी वर्सेस ब्रेसलर लिमिटेड। इस केस में कंपनी का एक सेक्रेटरी था, जैसे डायरेक्टर होते हैं वैसे कंपनी के सेक्रेटरी भी होते हैं। तो कंपनी का एक सेक्रेटरी था, वो ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पे भी था और वो सेल्स मैनेजर की भी पोजीशन पे था। उसने कुछ एक्ट किए जो कि अल्ट्रा वायरस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी के अगेंस्ट थे, तो जिससे दूसरे लोगों को लॉस हुआ। तो माना गया कि सेक्रेटरी ने जो काम किया है उसके लिए कंपनी भी क्रिमिनल लायबल है, क्योंकि जो कंपनी के चलाने वाले लोग हैं अगर वो गलत काम करते हैं तो कंपनी भी उसके लिए क्रिमिनल लायबल हो सकती है। तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। मैंने इसमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से बताया है आपको, कैसे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मिलती है। कॉर्पोरेट के दो डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं, कॉर्पोरेट एग्रीगेट एंड कॉर्पोरेट सोल। मैंने विद द हेल्प ऑफ केसेस लॉ बताए हैं। सेम वे मैंने एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन बताई है, लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन बताई है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो है मुझे लगता है कि मेरे लेक्चर से आपको अब इसे समझने में बहुत हेल्पफुल होगी।
अगर इट इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.